वेलकम। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स मेंटोर। हम अपने चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 5 पर आज मौजूद हैं और आज के दिन हमने स्टडी करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए, किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ पॉइंट एट इन्फिनिटी विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन है। कौन सा वर्क डन? इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना, डिस्प्लेस करना, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से, टू अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, ज़मीन के सेंटर से या ज़मीन के सरफेस से बहुत दूर। विदाउट एक्सेलरेटिंग इट का मतलब ये है कि इसके ऊपर इतनी ही फोर्स लगाकर उठा कर लेकर जाना है जितना ज़मीन इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। और ज़मीन जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक बराबर होता है G(m1m2) डिवाइडेड बाय r²। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सबको मालूम है। यहाँ पर ज़रा नोट कर लें कि इस फिगर में मैंने ये अर्थ शो की हुई है। अर्थ के मास को मैंने यहाँ कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। ये जो ग्रीन कलर का आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसके मास को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। और अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक जो फासला है उसको रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, जिसे मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। जबकि ज़मीन की सरफेस से जितनी हाइट तक इसको उठाया उसको मैंने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है। तो ज़मीन के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक का जो टोटल फासला है वो बनेगा कैपिटल R और स्मॉल h को सम अप करके, जिसे मैंने यहाँ साइड पर स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट ए के रिस्पेक्ट से इस ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो जवाब ये लिखा हुआ है m×g×h+r। अब अगर पॉइंट बी के रिस्पेक्ट से कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो उसका जवाब होगा mgh, क्योंकि ज़मीन की सरफेस से ये h मीटर हाइट पर, जबकि सेंटर से h+r डिस्टेंस पे था। और अगर पॉइंट सी के रिस्पेक्ट से पूछा जाए तो जवाब होगा 0, क्योंकि h की वैल्यू कोई नहीं। जब h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जाहिर है, आप अगर इस वक्त ज़मीन पर बैठे हुए हैं तो विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर ऑफ द अर्थ आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सेंटर के रिस्पेक्ट से है, लेकिन सरफेस ऑफ द फ्लोर की सरफेस ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट से नहीं है। तो पहली बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से चेंज होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलें, रेफरेंस पॉइंट तो हमने फिक्स कर लिया। प्रॉब्लम ये है कि ये जो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh है, ये तब काम नहीं करता जब आप ज़मीन के रेडियस से ज़्यादा फासले पर ऊपर चले जाते हैं। बड़ी सिंपल सी रीज़न है, ये साइड पर लिखी हुई है। आप नोट करें कि ये r क्या है? ये ऑब्जेक्ट के और ज़मीन के सेंटर्स के दरमियान फासला है। तो जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन दिस ग्रीन कलर्ड ऑब्जेक्ट घटती जाएगी। तो जितना आप दूर चले जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होता जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि अगर आपकी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा है, यानी जितनी हाइट पर आप ऑब्जेक्ट को लेकर गए हो वो रेडियस से भी ज़्यादा है, तो फिर उस सूरत में ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी काम नहीं करता। अच्छा, ये मैंने क्यों जिक्र किया? क्योंकि हमारा इसके साथ वास्ता पड़ने वाला है। मैं ज़रा दोबारा से एक दफ़ा बताता जाऊं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क डन है किसी भी पॉइंट पर। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को उठा लेना और इन्फिनिटी तक ले जाना, कुछ इस तरीके से कि वो एक्सेलरेट ना हो, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगानी है और
इन्फिनिटी तक उसको लेकर चले जाना है। तो ये जो हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया होगा, ये इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो था जी कुछ मोटी मोटी बातें। अब तो ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बयान किए कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से चेंज होती रहती है, और हाइट अगर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ हो तब भी काम नहीं करती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा पॉइंट तलाश करें कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सिफ़र हो, और वो तभी हो सकता है जब हम ज़मीन से बहुत 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 दूर चले जाएं। मैथमेटिकली इस बहुत दूर को इन्फिनिटी कहते हैं। तो अगर हम ज़मीन से इन्फिनिट डिस्टेंस पे चले जाएं तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। सो हम एक पॉइंट अपना इस जगह पे कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी पर, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में इन्फिनिटी आया था। तो अगर हमें एक पॉइंट ये इन्फिनिटी पर कंसिडर कर लें तो दूसरा पॉइंट जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कंसिडर होगा। तो इस तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा जो ग्राउंड है वो बन जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली तो मिलेगी नहीं। उसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा वर्क डन? डेफिनेशन के मुताबिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन के बराबर है। कहाँ से कहाँ तक? तो वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका कि ज़मीन की सरफेस से उठाया कर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी वर्क डन को कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, जो मेथड आगे फॉलो होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, वो होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो कि ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा हुआ है। वो ये कहता है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क करते हैं तो वो उसकी एनर्जी में चेंज लाता है। ये एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। करंटली हम चूंकि ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सेंटर से ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, सो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन रुकिए, एक प्रॉब्लम और भी है कि वर्क डन तो तब कैलकुलेट करें ना जब हमारे पास F और D मौजूद हो, क्योंकि वर्क का फार्मूला है F डॉट डी, और ये फार्मूला तो तब काम करता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। यहाँ पर तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर तो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होती जाएगी। सो ये वो केस है कि जिसमें फोर्स वेरिएबल है, तो हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। वो क्या था? बड़ा सिंपल था कि इस पिक्चर को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये मैंने जो टॉप पे लिखा हुआ है n, ये पॉइंट n है, ये वही पॉइंट है जिसे मैंने अभी इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया था। वक्ती तौर पर अपनी ज़रूरत के लिए मैं इसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस पॉइंट n का ज़मीन के सेंटर से जो फासला है वो r n के बराबर होगा। सो लेफ़्ट साइड पर मैंने पॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं, और राइट साइड पर मैंने इनका ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आप नोट करें तो ये पॉइंट नंबर 1 है, और इसका फासला ज़मीन के सेंटर से r1 है, जो कि ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 2 है और इसका फासला r2 है। पॉइंट नंबर 3 डिस्टेंस है r3। हुआ क्या है कि मुझे यहाँ ये ऑब्जेक्ट मौजूद है पॉइंट नंबर 1 पर। पॉइंट नंबर 1 पर मेरा ऑब्जेक्ट मौजूद है, मैंने यहाँ से इसको उठाकर इन्फिनिटी तक ले जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे पॉइंट नंबर 1 पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पॉइंट नंबर 1 से इन्फिनिटी तक ले जाना पड़ेगा। इसी वर्क डन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चूंकि रास्ते में फोर्स चेंज होती रहेगी, इसलिए हमने रास्ते को स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। सवाल ये है कितने छोटे पार्ट? तो जवाब ये बनेगा कि जितने पर
फोर्स कांस्टेंट हो जाए, कम से कम किसी एक इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो जाए। बेशक दूसरे के लिए वो वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन एक इंटरवल के लिए फोर्स कांस्टेंट हो जाए, ताकि हम वो अपना एफ डॉट डी फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो ज़रा नोट कर लें पॉइंट्स के नाम 1 2 3 अप टू n, और उनके जो ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंसेस हैं उनको मैंने r1, r2, r3, r4 एंड rn से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस चंद एक टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होनी है उसको समझ लेते हैं। देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने एरो से देखें रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये डाउनवर्ड है ज़मीन के सेंटर की तरफ, जबकि डेल्टा आर यानी कि ये वो डायरेक्शन है जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये अपवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अर्थ के मास को मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, जबकि ऑब्जेक्ट के मास को मैंने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है। इस ऑब्जेक्ट का और ज़मीन के दरमियान जो फासला है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, जो कि बराबर होगा कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस हाइट, जितनी हाइट तक उसको ऊंचा किया गया होगा। अब ये डेल्टा आर क्या चीज़ है? ये डिस्प्लेसमेंट है। R2 माइनस R1 के बराबर, स्टार्ट में ये R2 माइनस R1 के बराबर इसलिए होगी क्योंकि मैं इसको पॉइंट नंबर 1 से उठाकर ले जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 पर इसकी जो ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है R1, जबकि पॉइंट नंबर 2 पे इसका ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है R2। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ये जिसे मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये डेल्टा आर है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि वर्क डन किसके बराबर होगा। तो ये बात तो बहुत पहले से हमें मालूम है कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, जो कि मैंने इस वक्त करंटली लिखा भी हुआ है। अब मैं जब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो मेरे पास आता है एफ डॉट डेल्टा आर इक्वल्स एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। थीटा की जगह मैंने 180 क्यों पुट किया? क्योंकि ये अभी डायग्राम में बताया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 डिग्री एंगल है, एंटी पैरेलल है, सो कॉस 180 -1 के बराबर होगा। एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये लिखी हुई है G m1m2/r²। मेरा पहला ऑब्जेक्ट m1 का मतलब है ज़मीन का मास, तो उसके मास को तो मैंने ऑलरेडी कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो m2 है वो मेरा स्मॉल m है। ये ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट है इसके मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, जबकि r² जो है वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो फोर्स को देख लें, वर्क डन कैसे होगा वो भी देख लें, और अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम। पिक्चर को बड़ा गौर से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बगैर पिक्चर को समझे बगैर कॉन्सेप्ट को परसीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि पॉइंट नंबर 1 से ऑब्जेक्ट को उठाया और पॉइंट नंबर 2 तक लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक, ये पहला इंटरवल है। इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे? वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज़, मैंने इसको कुछ इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है 1 to 2। ये एरो जो है ये शो कर रही है कि पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक ले जाने के लिए वर्क डन है, बाकी अभी करने हैं, लेकिन ये पहले इंटरवल के लिए। मैंने फिर एफ डॉट डेल्टा आर लिखा, मैंने एफ डेल्टा आर cos 180 लिखा, cos 180 की जगह -1 लिखा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मैं अभी बता चुका हूँ कैसे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं अगर समझ ना आई हो तो। अच्छा, ये मैंने उठाकर जब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। अच्छा, ये डेल्टा आर जो है वो अभी मैंने बताया था कि चूंकि मैं पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए इस वक्त ये बराबर होगा R2 माइनस R1। तो मैंने डेल्टा आर की ये वैल्यू यहाँ लगा दी, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स की ये वैल्यू लगा दी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक। अच्छा, अब क्या है कि R² जो है यहाँ पर वो इस एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो कि बराबर होगा R² बराबर होगा R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 के। ये क्या चीज़ है? एक्चुअली इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। मैंने अपनी इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड में और टेक्स्ट बुक का नंबर भी मेंशन किया है, और मैं उसमें एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये किस तरह
हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। मैं वक्ती तौर पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमने वो इस तमाम पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इतने छोटे कि डेल्टा आर बहुत 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 छोटा है। ये जो डेल्टा आर मैंने रिप्रेजेंट किया है ये बहुत छोटा है। अब इसी बात को मैथमेटिकली यूँ कहा जाता है कि जब डेल्टा आर बहुत स्मॉल हो तो आर स्क्वायर को यूँ लिखा जा सकता है। देखें, जब मैं स्टार्ट हुआ ट्रैवल करना, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नंबर 1 से उठाया, तो उस वक्त जो फोर्स थी वो वेरी कर रही थी Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का फासला ज़मीन के सेंटर से r1 के बराबर था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँच गया तो वो बन गई Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर r1 लेता हूँ तो r2 के साथ ज्यादती होती है, r2 लेता हूँ तो r1 के साथ ज्यादती है। तो इनका अगर एडिशन का केस होता तो मैं एवरेज ले लेता, जिसे आप अरिथमेटिक मीन कहते हो। लेकिन चूंकि ये स्क्वायर है यानी मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो इसलिए इस जगह पे लिया जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। यानी ये किस तरह मैंने आर स्क्वायर को r1 मल्टीप्लाइड बाय r2 के इक्वल पुट कर दिया, ये काम जो है हम लोगों को अगले स्टेप में देखना है। हमारे पास अभी लास्ट स्लाइड में इसका प्रूफ मौजूद है, बुक के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका कि ये मौजूद है। अच्छा, फ़िलहाल चूँकि मैंने इसको प्रूव करना है सो मैं अपने प्रूफ के ऊपर फोकस करूँगा। मैंने आर स्क्वायर को r1 मल्टीप्लाइड बाय r2 लिख लिया, जिससे दोनों की कंट्रीब्यूशन शामिल हो गई। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाती है। अच्छा, Gm डिवाइडेड बाय r1 r2, ये जो r1 r2 है इसको ब्रैकेट के अंदर जब ले जाएंगे तो अगर आप ऊपर देखें तो भी r2 है, नीचे डिनोमिनेटर में भी r2 है। ये r2 नीचे मौजूद r2 से कटेगा। दूसरी टर्म को देखें तो r1 जो है नीचे मौजूद r1 के साथ कटेगा। तो उसके बाद मेरे पास बचता है वर्क डन फाइनल शेप में कुछ इस तरह से, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक जाने के लिए है। वो ये है जी माइनस जी, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और 1/r1 माइनस 1/r2। ज़रा इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड पर जाऊं, मैं एक चीज़ नोट करा दूं कि ये r1 जो है ये ज़मीन के सेंटर से करीब है, r2 ज़मीन के सेंटर से दूर है। तो मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए यूं भी कहना चाहता हूँ 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा। ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने से आपको अभी पता चलेगा कि मैंने ये ऐसा क्यों कहा। दरअसल ये जो इस स्लाइड में जितना लेंथी प्रूव हुआ ना, हमें इसको दोबारा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कब? जब हम पॉइंट नंबर 2 से 3 तक जाएंगे। अभी तो 3 से 4, 4 से 5 और ये दूर इन्फिनिटी तक जाना है, तो सब के लिए तो इतना लंबा प्रूव नहीं करना। हमने तो सिर्फ एक के लिए किया है, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक। ये मैंने दोबारा लिखा हुआ है। तो 1/r1 का मतलब है 1/, छोटा डिस्टेंस, माइनस 1/r2 यानी 1/, बड़ा डिस्टेंस। तो जब हम पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक जाएंगे, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है, तो 2 से 3 तक जाने के लिए जो वर्क होगा वो बराबर होगा -Gm ब्रैकेट स्टार्ट 1/r2 माइनस 1/r3। वो इसलिए कि r2 छोटा है, r2 छोटा है, r3 बड़ा है। तो मैं एक दफ़ा फिर से 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा लिख रहा हूँ। अब 3 to 4 में अगर आप नोट करें तो r3 का फासला सेंटर ऑफ अर्थ से कम है, r4 का ज़्यादा है। तो 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा, यानी कि 1/3 माइनस 1/4। बाकी ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है ये कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं बदलेगी, सब के साथ ये ऐसे ही आती रहेगी। अच्छा, हमने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर लिया। अब ऐसा करते हैं, सेकंड लास्ट को देखते हैं। देखें, अगर मैं ये जो n है इससे निचला n-1 है, तो इससे निचला जो होगा वो n-2 होगा। तो n-2 से n-1 तक आने के लिए क्या करेंगे कि जी वही -Gm और ब्रैकेट स्टार्ट 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा। अब क्या है कि n-1 जो है वो बड़ा है और उससे निचला जो पॉइंट है ये n-2 ये छोटा है। तो ये मैंने पहले छोटा लिखा, छोटी वाली टर्म, -1 और बड़ी वाली टर्म लिख ली। तो ये है n-2 से n-1 तक आने के लिए। अब n-1 से n तक आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो ये लिखा हुआ है, बाकायदा ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो r
Wn-1 से n तक आने के लिए वो बराबर होगा GMM ब्रैकेट स्टार्ट 1 ओवर छोटा माइनस 1 ओवर बड़ा। आप ज़रा बार बार इस पिक्चर को देखें कि इसमें जो छोटा है n-1 है जिसका डिस्टेंस Rn-1 है, जबकि बड़ा जो है वो Rn है। तो इस तरह से मैंने अपने तमाम वर्क डन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के पाथ को जो मैंने स्प्लिट किया था उनके लिए मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिए, पहले पार्ट के लिए भी, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी, और लास्ट तक मैं करता रहा। ये तमाम वर्क डन मेरे पास मौजूद है। अब जो स्टेप है वो ये है कि इन तमाम को टोटल कर लेना है, प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है, ताकि हमें टोटल वर्क डन मिल सके। तो ये है जी टोटल वर्क डन। वो कहाँ से कहाँ तक है? वो 1 से लेकर n तक है। हमारा n जो है याद रखना इन्फिनिटी है, 1 से लेकर n तक। तो वर्क फ्रॉम 1 to 2, वर्क फ्रॉम 2 to 3, वर्क फ्रॉम 3 to 4, और ये ऐड होता 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 वर्क फ्रॉम n-1 to n, ये एंड तक तमाम वर्क्स जो हैं ऐड हो चुके हैं। अब इन तमाम की जो वैल्यूज़ पिछली स्लाइड में मौजूद थी वो मैंने इसमें पुट की, लेकिन माइनस साइन GMM ये तमाम जो कॉमन टर्म है ये तो सभी के साथ आ रही है, ये बार बार लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कॉमन लेकर बाहर निकाल दी। तो मेरे पास बच गया ये जो अंदर जो कुछ भी बचा था, इनमें देखें ये 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, फिर 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4, और ये भी देख लें और ये टर्म देख लें। इन सब को मैंने इकट्ठे करके ये लिखा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, नोटेबल बात बताऊँ, ज़रा नोट करें कि ये जो टर्म है माइनस 1 ओवर R2, इसके साथ वाली कौन सी टर्म है? प्लस 1 ओवर R2 घट गया, माइनस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R3 घट गया, माइनस 1 ओवर R4 प्लस 1 ओवर R4 कटेगा। होते 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 ये पहले और आखिरी पॉइंट को छोड़कर, ये पहला पॉइंट और ये आखिरी पॉइंट, इन दोनों को छोड़कर इन सब की कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाएगी। ये एक प्लस है एक माइनस है, तो नतीजा ये निकलेगा कि ये सब कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये पहला बचेगा, ये लिखा हुआ है, और ये आखिरी जो बचेगा 1 और Rn ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास देखें इतनी लंबी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके छोटी सी शक्ल में आ गई। तो ये है वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 अप टू पॉइंट n, यानी कि इन्फिनिटी। अब चूंकि मेरी ज़रूरत पूरी हो चुकी है तो मैं यहाँ पर Rn इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी फिर से पुट कर दूंगा। तो आप जानते हो कि 1 ओवर Rn ये जो लिखा हुआ है दूसरी टर्म, वो हो जाएगी 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में 0 के बराबर होता है। तो मैं जब यहाँ 0 पुट करूँगा 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह, तो मेरे पास ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये वाला तमाम हिस्सा आपको अगले स्टेप में नज़र नहीं आएगा। तो माइनस GMM और 1 ओवर R1 आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये कौन सा वर्क डन है? पॉइंट नंबर 1 से इन्फिनिटी तक ले जाने का वर्क डन। याद रखें कि मैंने पॉइंट n जो था वो इन्फिनिटी था, मैंने अपनी ज़रूरत के लिए अब तक उसको n कहा था। अब मेरी ज़रूरत पूरी हो गई, अब मैं इस n को फिर से इन्फिनिटी कर दिया, और यही टोटल वर्क डन है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से इन्फिनिटी तक, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर इन्फिनिटी तक। ये इक्वेशन मैं अगली स्लाइड में फिर से दोबारा लिखता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर, अगर मुझे कोई पूछे कि भाई आप तो ज़मीन के सरफेस से थोड़ा ऊंचा रखा था ऑब्जेक्ट को, कितने फासले पर? h मीटर डिस्टेंस पे। तो अगर मैं ज़मीन की सरफेस पर होऊंगा तो h तो नहीं होगा, तो उस लिहाज से h की वैल्यू सिफर हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ हाइट h इफ़ इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की सरफेस से इसको डिस्प्लेस करें तो क्या होगा कि R1 जो है वो बराबर हो जाएगा R प्लस h के जो बराबर था। तो h की वैल्यू सिफर पुट करें तो R1 बराबर बनता है कैपिटल R के। ये R1 की जगह कैपिटल R, आप देखें ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट भी किया है। इस इक्वेशन में जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास कुछ ये बन जाता है।
बाकी सब कुछ अपनी जगह पे है, GMM नेगेटिव साइन अपनी जगह पे है, R1 की जगह मैंने क्या लिख लिया, कैपिटल R। और इसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्या तब्दीली आई, वो तब्दीली ये आई है कि मैंने अब सरफेस ऑफ अर्थ से इस ऑब्जेक्ट को उठाया है, इन्फिनिटी तक ले गया हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैंने देखें यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि वर्क डन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, वर्क डन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ये इतना लंबी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास टोटल वर्क डन आ चुका है। कहाँ से कहाँ तक आ चुका है, पॉइंट नंबर सरफेस ऑफ अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने में जो वर्क डन चाहिए था वो मेरे पास आ चुका है। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वो उसकी एनर्जी में चेंज लाता है। तो ये है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैंने UG से रिप्रेजेंट किया है। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक बराबर होगी W के, यानी वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है, ये लिखा हुआ है। अब इस वर्क की वैल्यू जो यहाँ सामने राइट हैंड साइड पर लिखी हुई है उठाकर मैंने यहाँ लगा दी। तो मेरे पास ये जो लास्ट रिज़ल्ट आ रहा है ये है मेरी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी। अब फिर से ज़रा वर्क डन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ डिफाइंड एज, सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर होंगे तो वो कैसे डिफाइन होगी, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट। ये वर्क डन के बराबर है। कौन सा वर्क डन, इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से, टू अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, एक ऐसा पॉइंट जो बहुत दूर पड़ा हो। तो आपको याद होगा n हमारा इन्फिनिटी पर था, बहुत दूर था, विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। इसको आपने ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, आपने इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हुए नहीं ले जाना। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक और टर्म भी है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है। इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज़ डिफाइंड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, पर यूनिट मास यानी डिवाइडेड बाय मास कर देंगे। तो मेरे पास ये ऊपर मौजूद स्मॉल m नीचे मौजूद स्मॉल m से कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता है। तो ये था जी हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लफ्ज़ एब्सोल्यूट आ जाए तो समझ लें कि इन्फिनिटी का जिक्र होना ही होना है। तो मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर दूं कि हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफ़ाइन करनी थी। उसके लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, पाथ को स्प्लिट किया, हर छोटे छोटे पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया, उन तमाम पार्ट्स के लिए कैलकुलेट किए हुए वर्क को ऐड किया और टोटल वर्क हासिल कर लिया। फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि यही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और यही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हो तो ये कहलाएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल, और इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने R² को किस तरह R1 R2 के बराबर पुट कर दिया। तो ज़रा आप पहले नीचे देखिए, यहाँ पे देखें हमारा रिज़ल्ट क्या है, R² इज़ इक्वल टू R1 R2 पुट करना। और मैंने यहाँ साइड पर लिखे हुए है कि इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं, जब दोनों चीज़ें ऐड हो रही हों। अरिथमेटिक मीन कहते हैं
R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। आप दो चीज़ों का एवरेज लेना बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। तो जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को उठाया था पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक, तो पॉइंट नंबर 1 पे डिस्टेंस था R1, पॉइंट नंबर 2 पे था R2। तो इसका जब एवरेज लेंगे, जिसे कि अरिथमेटिक मीन कहते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पास इसके बराबर। अब आप डेल्टा आर के बारे में मुझसे स्टार्ट में ही सुन चुके हैं कि वो R2 माइनस R1 के बराबर होता है। ये माइनस वाली टर्म के अगर दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ये कुछ ऐसी बन जाती है। ये R2 की वैल्यू, जब मैंने जो एरो बनाया हुआ है, एरो को देखें कि अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो ये बराबर हो जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर। तो R1 प्लस R1 2R1 ये लिखा हुआ है, 2R1 प्लस डेल्टा आर ये लिखा हुआ है। और ये जो डिनोमिनेटर में 2 नज़र आ रहा है, ये अब भी वही अपनी जगह पे लगा हुआ है। अब अगर आप इसको सेपरेट कर दें तो ये 2 इस 2 से कटता है और डेल्टा आर के नीचे भी एक 2 लग जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो हमने लेना है इन दोनों का स्क्वायर। स्क्वायर तो लेंगे, और स्क्वायर किस तरह से लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, इसमें हमारा a जो है वो ये होगा 2R1 और b जो है ये होगा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर जो है, याद हो तो आपको, हमने बहुत स्मॉल लिया था, वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा आर इज़ सो स्मॉल कि जब हम इसका स्क्वायर लें या क्यूब लें या पावर 4 लें तो वो और छोटी हो जाती है, उससे भी छोटी हो जाती है। इसलिए डेल्टा आर लेंगे, डेल्टा आर का स्क्वायर क्यूब हम निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जब ये इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। अगर आप ट्राई करते हैं और आपको समझ आ जाती है, आपसे प्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड। और इन केस कि आपको लगता है कि मेरे करने का, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इसका फिर से प्रूव करके 5-10 मिनट मेरे मज़ीद लग जाएंगे, लेकिन आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो मैं एक 5-10 मिनट की सेपरेट वीडियो में इसको फिर से प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन वो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे कह सकते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, आप उसको जाएं, सर्च करें, देखें आपको कहाँ तक समझ आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ा है वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी जो है वो ही हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, जिसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो अब तक के पढ़ाए हुए में अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो भी रब्ता कर सकते हैं। और तब तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।